नमस्कार। ग्रामीण लोक उच्च माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम आधुनिक काल की चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने सिलेबस में देखा था, पाठ्यक्रम में देखा था कि सबसे पहला काल है आधुनिक काल, और आधुनिक काल के बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि वास्तव में आधुनिक काल, क्योंकि जो बोर्ड का प्रश्न पत्र शुरू होता है वो इन्हीं प्रश्नों से शुरू होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले आधुनिक काल। आधुनिक काल की समय सीमा है 1843 ईस्वी। अगर इसको विक्रम संवत में लिखते हैं तो 57 जोड़ दें। 57 जोड़ने के बाद जो समय सीमा आती है वो आती है 1900 संवत 1900 आएगा। तो इसकी या तो आप संवत 1900 लिखिए या फिर 1843 ईस्वी से अब तक लिखिए। ये इसी रूप में आगे बढ़ेगा। अब आधुनिक काल क्या है, किस रूप में आया? आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र युग या पुनर्जागरण, आधुनिक काल को भारतेंदु युग या पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। भारतेंदु युग या पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, भारतेंदु जो युग था, इस समय इसकी कुछ विशेषताएं थी। अब हम इसकी पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं। ये है पृष्ठभूमि। ये क्या है? ये पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि के माध्यम से हम देख रहे हैं कि इस भारतेंदु युग में क्या क्या परिवर्तन हुए। एक तो गद्य का आविर्भाव, दूसरा जो प्राचीन एवं नवीन का संबंध है। राष्ट्रभक्ति या राजभक्ति, अब कहते हैं कि ये जो काल है ये कुछ विशेषताएं लेकर चल रहा है। अब उसकी कुछ विशेषताओं के आधार पर हम देखें तो ये काल अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। आधुनिक काल जो सन 1843 ईस्वी से अब तक का जो काल है, इसको अगर आप 1900 कह रहे हैं तो भी कोई भी गलती नहीं होगी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले आधुनिक काल की पुस्तक आपके पास है, जो 11th में आपके पास थी, उसी पुस्तक को निकालना है। पुस्तक आप देखेंगे हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, ठीक है। इसी पुस्तक में आधुनिक काल पेज नंबर 98 निकालिए। उसमें संपूर्ण जानकारी है वो पृष्ठभूमि के रूप में दी गई है। सबसे पहले देखिए, भारतेंदु युग अथवा पुनर्जागरण काल का उदय हिंदी कविता के लिए नवीन जागरण का संदेश लेकर आया। एक संदेश देता है, एक संदेश इसलिए देता है कि अब आधुनिक काल एक नई सीमा के रूप में आगे बढ़ता है, नई विशेषताओं को लेकर आगे बढ़ता है। विशेषताएं हैं कैसी है? नवीन विशेषताओं को लेकर ये आगे बढ़ता है। गद्य का आविर्भाव हो रहा है, प्राचीन एवं नवीन का जो है समन्वय हो रहा है, राजभक्ति के रूप में भी आगे बढ़ रही है। कहते हैं कि इस काल में सीमांकन के समय में विद्वानों में कुछ मतभेद है। अब इसकी सीमा क्या है? इसमें कुछ लोगों का मतभेद है कि इसकी सीमा 1850 भारतेंदु के जन्म से 1885 मानी जाए। भाई दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। एक तो भारतेंदु जी का जन्म हुआ 9 सितंबर 1850 को, और 1885 में उनकी मृत्यु हो चुकी। किसकी? भारतेंदु जी की। तो इसमें मतभेद है। लेकिन कुछ लोग 1868 यानी 1868 को
से लेकर 1900 तक के काल को इनकी समय सीमा बताते हैं कि ये इसकी समय सीमा। अब कुछ लोगों में असमंजस है, स्थिति क्या है वो अभी देखते हैं कि वास्तव में 1925 से 1950 की अवधि को नई धारा और प्रथम उत्थान की संज्ञा दी गई। फिर बात आती है 1925 से लेकर 1950। 1925 से लेकर 1950 ये संवत है, ये संवत है। इस संवत के आधार पर हम बात कर रहे हैं कि इसको एक नवीन काल की संज्ञा दी गई, एक नई धारा की संज्ञा दी गई। ये एक नई धारा को लेकर आया था, नई धारा की संज्ञा दी गई। ये काल जो था वास्तव में एक नवीन धारा को लेकर आया, और ये नई धारा जो है ये जो है भारतीय युग के रूप में प्रकट हो गई। अब देखिए, इस काल के हरिश्चंद्र तथा उनके सहयोगी लेखकों के कृतित्व से संबंध माना है, किंतु उनके द्वारा निर्धारित काल विधि से कुछ अन्य लेखकों का वैमत्य है। कुछ अन्य जो लेखक हैं उसमें मतभेद है। ये उल्लेखनीय है कि भारतेंदु द्वारा संपादित मासिक पत्रिका कवि वचन सुधा का, अब कवि वचन सुधा भारतेंदु की है। कवि वचन सुधा एक पत्रिका है, महत्वपूर्ण अंडरलाइन कीजिए, कवि वचन सुधा अपनी एक पुस्तक निकाली है और उसमें अंडरलाइन कीजिए कवि वचन सुधा 1868, इसका एक समय काल है। फिर आगे हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र चंद्रिका ये भी भारतेंदु जी की पुस्तक है। इन दोनों का संपादन भारतेंदु जी ने किया, बात चल रही है भारतेंदु जी द्वारा संपादित मासिक पत्रिका कवि वचन सुधा, अतः भारतेंदु युग का उदय 1868 से माना जाता है। इस तरह का अनुकरण करते हुए सरस्वती के प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी तक, सरस्वती पत्रिका किसकी थी? ये द्विवेदी जी की थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, भारतेंदु जी की नहीं थी। लेकिन इस समय को 1900 ईस्वी तक माना गया। 1900 में सरस्वती आई, 1900 में क्या आई? सरस्वती आई। तो कहते हैं कि इस समय को उन्होंने 1900 ईस्वी के माध्यम से माना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द्विवेदी युग की। तो द्विवेदी युग किस रूप में आया, कैसे आगे बढ़ा और कैसे 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग रहा। तो ये भारतेंदु युग की बात कर रहे थे। कहते हैं कि 1868 में कवि वचन सुधा आई, कवि वचन सुधा ये भारतेंदु जी की पुस्तक थी। उसके पश्चात देखिए सरस्वती के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की परिसमाप्ति का सूचक माना जा सकता है। भारतेंदु युग में जन चेतना, पुनर्जागरण की भावना, अनुप्राणित की फलस्वरूप सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में न केवल सक्रियता थी, अपितु इन सब में गहन अंतर संबंध विद्यमान था। भारतेंदु युगीन कवि कृतित्व पर इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। इसकी परिणति विषय चयन में व्यापकता और विविधता के रूप में हुई। मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार, गूढ़ रक्षा, बाल विवाह निषेध, शिक्षा प्रसार का महत्व, मद्य निषेध, भ्रूण हत्या की निंदा आदि विषयों को कविगण अधिक अपनाने लगे। अब सामाजिक सुधार, इस काल में भारतेंदु काल में सामाजिक सुधार प्रथा प्रारंभ हुई। सामाजिक सुधार प्रथा प्रारंभ हुई। सामाजिक सुधार प्रथा प्रारंभ हुई। इसमें कई सामाजिक कार्य होने लगे, जिसमें बाल विवाह निषेध, ठीक है, कहते हैं शिक्षा का प्रसार का महत्व क्या है, शिक्षा का प्रसार किस रूप में हुआ, और भ्रूण हत्या है इत्यादि। फिर बात आती है राष्ट्रीय भावना का उदय। अब है लोगों में एक नवीन राष्ट्रीय भावना का उदय, नवीन राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ। नवीन राष्ट्रीय भावना किन रूपों में सामने आई? लोगों को देश से प्रेम होने लग गया, उनको जीवन में आगे बढ़ने का एक मकसद मिल गया कि देश सेवा करके हम आगे बढ़ सकते हैं, और देश सेवा ही सबसे बड़ा जो है कर्म है। इसलिए लोगों को एक जो है एक मकसद मिल गया।
फिर अनन्य विशेषता मानी जाती है। फिर ब्रह्म समाज आया, प्रार्थना समाज, ये हम पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं। ये आधुनिक काल की पृष्ठभूमि है। वास्तव में आधुनिक काल है क्या? किस चिड़िया का नाम है, किस रूप में आगे बढ़ा है, किस रूप में आया है, गद्य का आविर्भाव कैसे हुआ है, लोगों में रुचि कैसे जागृत हुई, किस रूप में लोग हैं वो आधुनिक काल को चाहने लगे। तो यही बात है, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों ने भी इसको आगे बढ़ाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। थियोसॉफिकल सोसाइटी के सिद्धांतों का प्रभाव भी जनजीवन पर पड़ रहा था। आर्थिक, औद्योगिक और धार्मिक क्षेत्रों में भी पुनर्जागरण की प्रक्रिया आरंभ होने लगी थी। अब देखना, ध्यान रखना, बोर्ड में एक सवाल आ सकता है प्रश्न पत्र में, या तो भारतेंदु या पुनर्जागरण, भारतेंदु या पुनर्जागरण, एक ही बात। पुनर्जागरण और भारतेंदु का एक ही चिड़िया का नाम है। यानी सवाल आ सकता है पुनर्जागरण के कवियों का वर्णन कीजिए, तब आपको भारतेंदु जी का वर्णन करना है। और आ सकता है भारतेंदु कवियों का वर्णन कीजिए, तो पुनर्जागरण कवियों का वर्णन करना है। यानी दोनों एक ही नाम है, दोनों एक दूसरे के प्राय माने जाते हैं, दोनों एक दूसरे के प्राय माने जाते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि आप जब भी काम करोगे इसमें भारतेंदु या पुनर्जागरण काल कहते हैं। अब देखिए, पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली में शैक्षिक क्षेत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्रेरणा प्रदान की। अब वेस्टर्न कल्चर आ गया, पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली आ गई। और पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली में आगे बढ़ाने में योगदान दिया। अब जो है व्यक्ति जो है अंग्रेजी का प्रचार प्रसार होने लगा। यद्यपि जनता में संपर्क साधन और प्रशस्ति की आवश्यकता उसमें किया जा रहा था, पर अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन ने अन्य देशों के साथ तुलना का अवसर भी प्रदान किया और इस तरह राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए उचित वातावरण बन सका। मुद्रण यंत्रों के विस्तार और समाचार पत्रों के प्रकाशन में भी जनसाधारण ने योगदान दिया। अब मुद्रण व्यवस्था, छापाखाना जो मुद्रण व्यवस्था थी, इसने भी इस भारतेंदु काल को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। भारतेंदु काल आगे बढ़ा किससे? मुद्रण व्यवस्था से। मुद्रण से छापाखाना आया और भारतेंदु काल है वो मुद्रण व्यवस्था से आगे बढ़ा। इसी बीच मुद्रण यंत्रों के विस्तार और समाचार पत्रों के प्रकाशन ने जनसाधारण ने योगदान दिया। परिणाम स्वरूप तत्कालिक साहित्य चेतना मध्यकालीन रचना तक ही सीमित न रहकर नवी दिशाओं की ओर उन्मुख होने लगी। बात करते हैं भारतेंदु युग के प्रमुख कवि एवं रचनाएं। अब देखते हैं भारतेंदु युग में वो कौन कौन से कवि थे जिन्होंने अपना योगदान दिया था। सबसे पहले भारतेंदु युग में कवि और उनकी रचनाएं। भारतेंदु युग के कवि एवं उनकी रचनाएं। भारतेंदु युग के कवि एवं उनकी रचनाएं। सबसे पहले भारतेंदु युग में स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, सबसे पहले स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो है आह्वान हुआ और सबसे पहले इन्होंने 1885 इस समय आती है 1850 से 1885। अब हम लिखेंगे वास्तव में भारतेंदु जो हरिश्चंद्र है उन्होंने किस रूप में काम किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885, जन्म 1850 काशी, जन्म हुआ काशी में, जन्म 1850 में हुआ, मृत्यु 1885 में। पिता का नाम
गिरधरदास। गिरधरदास था। भारतेंदु जी वल्लभ वैष्णव। भारतेंदु जी वल्लभ वैष्णव थे। देखिए इनका जन्म कब होता है? 1850 में काशी में होता है। मृत्यु 1885 में होती है। पिता का नाम गोपाल राय और गिरधरदास था। भारतेंदु वल्लभ वैष्णव थे। इनकी माता का नाम चाहो तो भी लिख लो। माता का नाम पार्वती थी। माता का नाम पार्वती था। तो कुल मिलाकर देखते हैं हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जो पहले कवि हैं, हमारे पहले कवि हैं भारतेंदु युग के या पुनर्जागरण युग के, जिनको हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से यहाँ पर किया। अब इनकी कुछ रचनाएं, अब साथ में रचनाएं भी हैं। पहले तो कवि बनी थी, फिर कुछ रचनाएं। इन्होंने प्रेम नाम से कुछ रचनाएं लिखी जो काफी जो है प्रसिद्धि प्राप्त हुई जिनको। तो देखिए कवि वचन सुधा के बाद उन्होंने कुछ न कुछ रचनाएं लिखी है। इनके गोपाल चंद्र गिरधरदास, ठीक है, ये गिरधर राय, गोपाल राय भी कहते हैं इनको, गिरधरदास भी कह सकते हैं आप। हरिश्चंद्र जो बाल्यावस्था में प्रतिभा। अब सबसे पहले लेते हैं भारतेंदु जी को। कविवर हरिश्चंद्र भारतेंदु जी का जन्म 1850 से 1885 को इतिहास प्रसिद्ध से अमीचंद की वंश परंपरा में हुआ। तो ये अमीचंद की वंश परंपरा में थे। तो अमीचंद की वंश परंपरा में माना जाता है इनका जन्म। वंश परंपरा। सवाल बनता है, सवाल बनेगा कि भारतेंदु युग के कवियों एवं उनकी रचनाओं का वर्णन कीजिए। इनके पिता गोपाल चंद्र गिरधरदास, इनके पिता बाबू गोपाल चंद्र गिरधरदास भी अपने समय के प्रसिद्ध कवि माने जाते थे। कहते थे ये धनाढ्य थे और बाद में अल्पायु में इनके पिता की मृत्यु हो गई और मृत्यु के पश्चात जो है इन्होंने समस्त जीवन समाज को समर्पित कर दिया और सामाजिक सेवा में लीन हो गए। अब इनकी भारतेंदु पत्रकार भी थे। तो सबसे पहले कवि वचन सुधा रचनाओं में कवि वचन सुधा जो 1868 में आई, ठीक है। उसके पश्चात हरिश्चंद्र चंद्रिका। उसके पश्चात जो है उनकी काव्य कृतियों की संख्या लगभग 70 थी। काव्य कृतियाँ बहुत सारी थी। काव्य कृतियों की संख्या 70 थी। अब देखिए जिनमें प्रेम मालिका, मैंने कहा था प्रेम नाम से है, इसमें है प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद घन, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणु गीति आदि विशेष उल्लेखनीय काव्य कृतियाँ हैं। उन्होंने हिंदी, ब्रज और उर्दू शैली में भी कविताएं लिखी। इनकी कविताओं में जहाँ प्राचीन परंपरागत विशेषताएं मिलती है, नवीन काव्यधारा का भी प्रवर्तन किया है। राजभक्त होते हुए एक सच्चे देशभक्त थे। भारतेंदु कविता के क्षेत्र में नवयुग के अग्रदूत हैं। अंडरलाइन कीजिए, ये नवयुग के अग्रदूत माने जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग घर का जो आपका होमवर्क है, भारतेंदु का परिचय, जीवन परिचय, आधुनिक काल की पृष्ठभूमि क्या थी, उस समय क्या था और किस तरीके से उन्होंने विशेषताओं को इंगित किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र पहला कवि जिसकी रचनाएं और परिचय आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और मुझे उत्तर पुस्तिका व्हाट्सएप के माध्यम से फोटो द्वारा भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच।